हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइंस स्टडी पे। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूँ, जो हिस्ट्री का जो खान सर एप्लीकेशन पे जो पढ़ाए थे उसी का नोट्स है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं महाजनपद। ठीक है, महाजनपद, तो आइएगा हम लोग देखते हैं। दोस्तों इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। ठीक, चलिएगा हम लोग देखते हैं जो खान सर बिहार दरोगा के लिए कराए थे उसी का नोट्स है। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोग को वीडियो करा चुका हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में सब देख लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गई, जिसे महाजनपद कहते हैं। ठीक, प्राचीन भारत में राज्य के प्रशासनिक इकाई को महाजनपद कहते हैं। प्राचीन भारत में राज्य के प्रशासनिक इकाई को महाजनपद कहा जाता है। कुछ जनपदों का वर्णन उत्तर वैदिक काल से मिलता है। इसका प्रमुख अवधि 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कितना तक? 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक। इसका प्रमुख भाषा संस्कृत एवं प्राकृतिक है। इसका शासक व्यवस्था गणराज्य और राज्य तंत्र था। ठीक है, इसकी समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापार प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। खेती के नए औजार उपकरणों से किसान की अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजन के लिए इस अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकते थे। लोग की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, वह अब अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई। देखते हैं, जनपद कबीला हो जाएगा, उसके बाद ग्राम होता है, जन होता है, जनपद होता है, महाजनपद होता है। ठीक है, जनपद की कुल संख्या आपको वर्तमान में कितनी है, तो आपको हो जाएगी वर्तमान में 16 महाजनपद है। जो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हो जाएगा, बिहार में 3 हो जाएगा, और राजस्थान में 1 हो जाएगा, और मध्य प्रदेश में 1 हो जाएगा, और दक्षिण भारत में 1 हो जाएगा, और भारत के बाहर जो है 2 महाजनपद हैं। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म में भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा है, जो निम्नलिखित है। महाजनपद राजधानी और महत्वपूर्ण नगर आधुनिक नामों के अनुसार। ठीक, गंधार तहसील जो रावलपिंडी व पेशावर पाकिस्तान। कंबोज हो जाएगा आपको हाटक राजपुर राजौली व हजारी क्षेत्र उत्तर प्रदेश। मत्स्य मच्छ हो जाएगा आपको विराटनगर और जयपुर का समीप पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। कुरु हो जाएगा इंद्रप्रस्थ दिल्ली और दिल्ली मेरठ हरियाणा आसपास का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सूरसेन हो जाएगा मथुरा, हो जाएगा मथुरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौशल हो जाएगा श्रावती हो जाएगा फैजाबाद। गोंडा हो जाएगा बहराइच उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पंचाल हो जाएगा आपको अहिच्छत और कमी पल हो जाएगा बरेली। बदायूं आपको हो जाएगा फकुराबाद उत्तर प्रदेश। चेंदी हो जाएगा शक्तिमती आपको बुलंदखंड उत्तर प्रदेश। वसत्य वंश हो जाएगा आपको कौशाम्बी, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर जिले उत्तर प्रदेश में। ठीक है, काशी वाराणसी हो जाएगा जो वाराणसी के आसपास क्षेत्र उत्तर प्रदेश। माल्य हो जाएगा कुशावती कुशीनगर जो देवरिया उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। आपका हो जाएगा अस्यमक जो या अस्यमक पटन हो जाएगा आपको गोदावरी नदी के दक्षिण क्षेत्र, भारत का एक महाजनपद हो जाएगा। ठीक है, अवंती हो जाएगा आपको उज्जैन। महिष्मती हो जाएगा मालवा हो जाएगा मध्य प्रदेश। वर्जिज हो जाएगा ब्रिजी जो वैशाली हो जाएगा। विदेशी मिथिला आपको वैशाली मुजफ्फरपुर दरभंगा बिहार हो जाएगा। ठीक है, अंग हो जाएगा आपको चंपा जो भागलपुर मुंगेर बिहार में हो जाएगा। और मगध हो जाएगा आपको गिरिविज राजगिरी पटना गया नालंदा बिहार। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। गंधार महाजनपद पाकिस्तान में था। इसकी राजधानी तक्षशिला विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय का केंद्र था। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर था। उत्तर प्रदेश का माल्य महाजनपद गणराज्य था। ठीक, बिहार का वाणिज्य महाजनपद का गणराज्य था।
वाणिज्य की राजधानी कौशल में लिच्छवी गणराज्य का शासन था, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य था। 8 कुलों का एक संघ था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। इनके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा तथा पूर्व में फल्गु जैसे नदियां इन महाजनपद में प्राकृतिक दुर्ग का कार्य करती हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित एक महाजनपद मत्स्य था। महात्मा बुद्ध ने अपने वास्तविक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावती में दिए थे। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। महात्मा बुद्ध के समकालीन अवंती का शासक राजा चंद्रप्रद्योत थे। आगे बढ़ते हैं। अंग की पहली चर्चा अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है। महाजनपद के कुल 7 राजवंशों के शासक। ट्रिक हो जाएगा हसीन मशुक शाह, आपको ह से हो जाएगा हर्षवर्धन, और 80 से शिशुनाग वंश, 9 से हो जाएगा नंद वंश, म से हो जाएगा मौर्य वंश, सु से हो जाएगा शुक वंश, आपको हो जाएगा क से हो जाएगा कण्वक वंश, आपको हो जाएगा 7 से सातवाहन वंश। आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व हो जाएगा। संस्थापक बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व हो जाएगा। यह जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों के समकालीन थे। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इसकी राजधानी राजगिरी और ग्रीविच थी। बिंबिसार 52 वर्षों तक मगध पर राज किया। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया। यह अस्थायी सेना रखता था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने अंगराज्य के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अपना पुत्र अजातशत्रु वहां का शासक बना दिया। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार की पहली पत्नी महाकोसला थी। बिंबिसार की जो पहली पत्नी थी कौन थी? महाकोसला थी, जो कोसल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। इनके साथ दहेज में काशी प्राप्त मिला था, जिससे 1 लाख की वार्षिक आती थी। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री राजकुमारी चेलना, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। ठीक है। बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। बिंबिसार की चौथी पत्नी अरमपाली थी, जो वैशाली की गणिका थी। बिंबिसार अपने पत्नी रानी चेलेना से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया था। किससे प्रभावित होकर? तो चेलेना से प्रभावित होकर। बिंबिसार के पिता का नाम भाटिया था। ठीक है। पुराण में बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता है। पुराण में बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता है। इसके समय अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को एक अज्ञात रोग के लाइलाज बीमार हो गई। अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। जीवक के इलाज से चंद्रप्रद्योत स्वस्थ हो गए। उन्हें अवंती को मगध के अधीन कर दिया और अंग राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया था, किंतु सफल नहीं हो पाया। इसकी हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में कर दी। आगे देखते हैं। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। इसका अर्थ होता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुड़िक भी कहते हैं। इसे अपने पिता की हत्या कर दी थी, अतः इसे पितृहंता कहते हैं। यह अपने मामा प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर किलाबंदी करा दी थी। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजगीर जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है,
इसके समय सबसे बड़े घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु थी। अजातशत्रु के काल में सतपर्ण गुफा में राजगिरी से पहली बौद्ध संगीति हुई। इसने अपने सहयोगी वर्षाकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथ, मूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया। जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया। यह प्रारंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसने 16 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। इनके 2 पुत्र उदयभद्र तथा उदयन था। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी, जो उदयन 640 से 444 ईसा पूर्व, ठीक है। इसने अपनी राजधानी पुरुषपुर बनाया था। यहीं पुरुषपुर आगे चलकर पाटलिपुत्र कहलाया था। इनकी माता का नाम पद्मावती था। इनके अपने पिता की हत्या की थी, इसीलिए बौद्ध धर्म में इसे पितृहंता कहते हैं। इनका अन्य नाम था उदाई, जो उदयभद्र था। यह चंपा का उपराजा था। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया, ठीक है। इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र को पटना रख दिया। इसी का पुत्र रखा था पटना, ठीक है। इसने अपने राजधानी में जैन चैत्य का निर्माण करवाया था। इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति द्वारा चाकू से गोदकर कर दी। उदयन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नया वंश शिशुनाग वंश की स्थापना किया। महाभारत में यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले वृद्धर्थ वंश का शासक था, जिसके संस्थापक वृद्धर्थ थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। इसकी राजधानी जो थी आपको गृहव्रज थी। राजसंघ ने अपने साम्राज्य विस्तार का पूरे उत्तर भारत में करना चाहते थे, पर पांड्यों और कृष्ण के विरोध में उसे अपने उद्देश्य में सफल नहीं होने दिया, ठीक है। भीम के साथ हाथों मल्ल युद्ध में जरांधर मारा गया। जरांधर का पुत्र उसके बाद मगध का शासक बना। रिपुंजय वृद्धर्थ वंश का अंतिम शासक था। उसकी हत्या उसके मंत्री पुलिक ने कर दी। पुत्र का शासक बनाया गया, ठीक है। घटिया नामक सामंत ने कुलिक के पुत्र की हत्या कर अपने पुत्र बिंबिसार को मगध के गद्दी पर बैठा दिया। किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत ही कम है। अतहर्यक वंश को ही पहला ऐतिहासिक वंश मानते हैं। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व हो जाएगा। शिशुनाग वंश आपको हो जाएगा 412 से 394 ईस्वी तक, ठीक है। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इन्होंने अवंती तथा वत्सराज पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिग्राम से हटाकर वैशाली को बनाया। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो बंगाल से लेकर मालवा तक का क्षेत्र था, ठीक है। इस वंश का अलग शासक कालाशोक था। कालाशोक आपको हो जाएगा 394 से 366 ईस्वी तक रहा, ठीक है, रच गया। शिशुनाग के मृत्यु के पश्चात कालाशोक मगध के गद्दी पर बैठा। इसका नाम पुराण तथा दिव्य वरदान के काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपना राजधानी बनाया। इस समय द्वितीय बौद्ध संगीति का वैशाली में हुआ था, ठीक है। यह ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता था। पुराणों के अनुसार यह क्षत्रिय था। इस वंश में अंतिम शासक जो
वर्मन था, जिसकी हत्या महाजनपद नंद ने कर दी और शिशुनाग के स्थान पर नंद वंश की स्थापना किया गया। ठीक है, नंद वंश की स्थापना आपको 344 से 323 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इस वंश का सर्वाधिक महाशक्तिशाली संस्थापक जो महापद्मनम नंद थे, जो जाति के शूद्र थे, इन्होंने राजपुत्रों का विनाश करके सर्वतांत्रिक क्षत्रिय के नाश करने वाला की उपाधि धारण कर ली। इस वंश की जाति नापित थी। राजा नंद के प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था। राक्षस का असली नाम विष्णुगुप्त था। इस वंश का प्रथम शासक महाजनपद नंद था। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता महापद्मनम नंद को माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी यात्री हेनसोंग द्वारा की गई थी। व्याकरण आचार्य पाणिनि महापद्मनम नंद के परम शिष्य मित्र थे। इस वंश के शासन काल में रुचि वर्ग का तयान जैसे विद्वान जन्म लिया था। ठीक है, इस वंश का शासक एक राष्ट्र की विचारधारा दिया था। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस वंश का द्वितीय शासक पांडुक था। महापद्मनम नंद को भागवत दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा जाता था। इस वंश के समय मगध राजनैतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। साम्राज्य महाजनपद नंद पहले शासक थे, जिन्होंने गंगा नदी की सीमाओं का आक्रमण कर विध्वंस वंश के दक्षिण तक विजय पताका लहराई थी। इसने कौलिंग जीतकर एक राट तथा एकच्छ की उपाधि हासिल की। यह कौलिंग जीतकर पूरी तरह मगध में नहीं मिल पाया। इस वंश का अगला शासक घनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था। इसने कौलिंग में नहर निर्माण का कार्य किया था। इस वंश का सबसे लालची एवं धन संग्रहित शासक में घनानंद को गिना जाता था। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया, उस समय नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। विश्व विजेता के सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के समय सम्राट घनानंद की विशालतम सेना देखकर के हौसला पस्त हो गया। इतनी विशालतम शक्ति के सामने सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता भी नतमस्तक होकर वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी थी। ठीक है, सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अवस्था और अशांति फैल गई। प्रथा जो घनानंद के अत्याचार से ग्रस्त थे। पूरे राज्य में अराजकता फैली हुई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसने अपने दरबार में चाणक्य को अपमान करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से मगध में फैली अराजक और विस्फोटक स्थिति का लाभ उठाकर घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश का संस्थापक कर दी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मौर्य वंश का स्थापक। पूरे भारत पर विदेशी आक्रमण का फारसी आक्रमण हो जाएगा। भारत में पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था। यह अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिति ला दी। किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पंजाब में छोटे छोटे राजाओं का शासन था, जो कमजोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान फारस के हखमनी वंश के राजा ने किया। हखमनी वंश के संस्थापक जो साइरस II थे। इस वंश का शासक डेरियस दायाबर ने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। इसने
गंधार का कंबोज को हरा दिया। ठीक है, कंबोज को हरा दिया। इसने भारत का फारसी शासन का विस्तार किया। डेरियस प्रथम के बाद फारस का शासक जेरेक्स प्रथम बना। जेरेक्स प्रथम के बाद डेरियस III फारस का शासक बना। इस वंश का अंतिम शासक जो था डेरियस III को सिकंदर ने पराजित कर दिया और हकमनी वंश का अंत कर दिया और फारस पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। ठीक, देखते हैं मकदूनिया यूनानी आक्रमण। ठीक है, ईरान का आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों का हुआ। फारसी शासक ईरान डेरियस द्वितीय को सिकंदर ने युद्ध में मार दिया और फारस देश पर अपना अधिकार कर लिया था। यूनान के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर था। इसके माता का नाम ओलंपिया था। यह अपने पति को जहर देकर हत्या कर दी थी। ठीक है, सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। इसका जन्म मैसेडोनियन एला में 326 ईस्वी में हुआ। इसकी पत्नी रुखसाना रेक्सोना थी। रुखसाना के पिता फारसी शासक दाद थे। ठीक है, इसके घोड़े का नाम ब्यूसेफेरल और केकला था। ठीक है, इनके गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु के गुरु के प्लेटो थे। इनका अफलातून कहा जाता था। ठीक है, प्लेटो के गुरु शुक्राचार्य थे। प्लेटो के गुरु शुक्राचार्य थे, जिन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया गया। ठीक है, भारत में सिकंदर का सबसे पहला सम्मान तक्षशिला के राजकुमार अभिषेक से हुआ था। वहाँ के राजा अभिभक्त थे। अभिभक्त ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार ली और गंधर को राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में पोरस हार गए, किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया और सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस की कलाई पर राखी बांधी। 326 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध को झेलम विस्तता या हाई डे स्पीच का युद्ध कहते हैं। ठीक है, सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईस्वी में वह अपने सेना के साथ भारत से लौट गए। 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में डायरिया होने के कारण सिकंदर की 33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा 7 अजूबों में एक है। सिकंदर भारत से कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था। सिकंदर कितने महीने तक भारत में रहा था? 19 महीने तक रहा था। सिकंदर के साथ भारत आने वाला लेखक नियाकस आने सिक्रेटस अस्टिबुलम थे। सिकंदर हिंदू कुश पर्वत खैबर दर्रा को पार करके भारत आया था। ठीक है, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी हाइफेनिया पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने ब्यास नदी के रौद्र रूप को देखकर भारत में युद्ध के लिए आगे से बढ़ने से इनकार कर दिया। अतः स्थल मार्ग में 325 ईसा पूर्व में सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया। सिकंदर का थल सेना से सेनापति सेलुकस निकेटर था, जबकि थल सेना का सेनापति नियाकस था। सिकंदर तथा उसके घोड़े बुफे कराल था, जिसका नाम उसने अपने झेलम नदी के तट पर एक नगर भी बसाया था। सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में है। सिकंदर का पुत्र सिकंदर चतुर था, जो पत्नी रुखसाना का पुत्र था। सिकंदर लड़ाई में खुद सेना
से आगे होकर लड़ने लगता था, जिससे सेना का मनोबल और बढ़ जाता था। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि वह उस समय यूनान के लोग को विश्व की जितनी जानकारी थी उन सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। सिकंदर पूरी दुनिया में 60% भाग को जीत लिया था। कितना परसेंट? 60% जीत लिया था सिकंदर। सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गंधार, कंबोज जीत लिया था। ठीक है। सिकंदर को पूरे दुनिया जीतने का सपना उसके गुरु अरस्तु ने दिखाया था। ऑनलाइन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिएगा, मगध की राजधानी कहाँ है? तो आपको हो जाएगा ग्रीवज। ठीक, यहाँ से स्टार्ट होता है ऑनलाइन। ठीक है। हर्षवर्धन का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा था। कब? 544 ईसा पूर्व में। बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई तो राजगीर में बनाई थी। बिंबिसार के मगध पर शासन किया था, लगभग 52 वर्ष तक किया था। भारतीय इतिहास में नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाला पहला ज्ञात शासक था तो बिंबिसार ही था। महाजनपद युग में मगध सबसे आक्रामक महाजनपद के रूप में उभरा। मगध के साम्राज्य में विस्तार का पहला शिकार कौन सा महाजनपद हुआ? तो अंग हुआ था। ठीक है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधित स्थापना की तो आपको कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से, मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से। ठीक है। कौन सा वंश भारतीय इतिहास में पीतहंसा वंश के रूप में जाना जाता है? तो आपको हो जाएगा हर्यक वंश हो जाएगा। मगध पर शासन करने वाला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? तो आपको जो शिशुनाग वंश था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम ग्रीविज मगध था? ठीक है। मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किस शासक के द्वारा स्थानांतरित किया गया? तो अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुणिक था। क्या था? कुणिक था। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था। कौन बैठा था? तो उदयन बैठा था। ठीक है। पाटली की स्थापना की थी तो उदयन ने की थी। ठीक है। उदयन किस धर्म के अनुयायी था? तो आपको जैन धर्म का था। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? उदयन का पुत्र नागदर्शक था। ठीक। नागदर्शक को अपदस्य करके उसे अमात्य ने 412 ईसा पूर्व मगध पर किस वंश का स्थापना किया था? शिशुनाग वंश का। ठीक है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थापित की वैशाली में। ठीक है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंदीवर्धन था। ठीक है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो जनपद नंद था। ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। ठीक है। घनानंद समकालीन था तो सिकंदर का समकालीन था। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने वर्ष तक रहा था? 6 वर्ष तक रहा। बिंदुसार के लिए यूनानी स्रोत में कौन सा नाम आया? तो आपको हो जाएगा अमित्रोक्रेटस हो जाएगा। मगध साम्राज्य का अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में था। इसकी शुरुआत किस विजय से हुई थी? तो अंग विजय। ठीक है। युद्ध भूमि से बड़ी संख्या में सैनिक के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियां ने सिकंदर के विरुद्ध शासन धारण किया था। तो आपको हो जाएगा मत्स्यसंग। ठीक है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महाने का समकालीन थी? तो आपको हो जाएगा घनानंद हो जाएगा। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में से किस एक का शासक था? नंद का था। ठीक है। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताएं जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तब पुरुष हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्य वंश। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर देना।
चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों इसका PDF मैं टेलीग्राम पे आप लोग को डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।